इस एक्टिविज्म करना है, कुछ तो समाज के लिए करना है। हमें नहीं पता था आम आदमी पार्टी बनने वाली है। हमें नहीं पता था कि इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी भविष्य में बनेगी। मेरे पूरे खानदान में कभी किसी ने ना मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है स्कूल में। कम से कम गवर्नमेंट स्कूल की जहाँ तक बात आते हैं उन्हें पता है, दिल्ली का को भी पता है कि अगर एजुकेशन में कहीं काम हुआ है तो वो हुआ है दिल्ली में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। कि अब सरकार का पैसा एक्चुअली स्कूलों में, क्लासरूम्स में लग रहा था। आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी जिसने एक मतलब लोगों से हाथ जोड़ के चंदा मांग के अपनी पार्टी का गठन किया और उसी चंदे से चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी हम उसी चंदे से चुनाव लड़ते हैं। सो आम आदमी पार्टी की जो जर्नी रही है सो फॉर, ये केवल मेरी जर्नी नहीं है। इस तरह के लाखों वॉलेंटियर्स हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी बनाया है। तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी या दिल्ली सरकार की तरफ से जो योजनाएं होती हैं या जो फंड दिया जाता है उसका भी उचित यूटिलाइजेशन नहीं है, जो कि इवन सड़क सीवर जैसी बेसिक चीज़ें भी विधायक जी नहीं करवा पाते हैं। यूथ और वुमेन, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी बनाने में। नमस्कार, मैं रीशु रॉय और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। आज हमारे साथ मौजूद है एक युवा नेता जिन्होंने बड़ी ही जल्दी राजनीति में अपने कदम बढ़ा लिए हैं। मैं आपको मिलाना चाहूंगी वैभव श्रीवास्तव जी से, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और लक्ष्मी नगर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैभव जी। नमस्कार जी, नमस्कार, थैंक यू। पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताइए और ऐसी क्या चीज़ है जिसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। देखिए, जब मेरी हमारी एजुकेशन हो रही थी, पहले प्राइमरी एजुकेशन हुई, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग अपनी कंप्लीट की। एक चीज़ ना प्राइमरी एजुकेशन में हमें ये बार बार मतलब मेरे दिमाग में आती थी, क्योंकि ना प्राइमरी एजुकेशन में क्या होता है, आप ना देश से बहुत जुड़ा हुआ कनेक्ट फील होते हैं। क्योंकि आपके पास कई सारे ऐसे इवेंट होते हैं, 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, और ऐसे कई सारे एक्सटेम्पोर होते हैं, ऐसे कई सारे इवेंट्स होते हैं जो आपको ना बहुत देश और उसके मुद्दों से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। मुझे लगता है हायर एजुकेशन जो होती है, जैसे इंजीनियरिंग और मतलब जो भी सब्सिक्वेंट लाइंस हैं, उसमें क्या होता है ना, ये वाली चीज़ें थोड़ी मिसिंग होती हैं। सो वो मुझे किक देती थी कि बार बार कि हमारा देश, जब भी पढ़ो, हम प्राइमरी एजुकेशन में थे तब भी डेवलपिंग नेशन की लिस्ट में था। मैं सेकेंडरी एजुकेशन इंजीनियरिंग में आ गया तब भी डेवलपिंग नेशन में था। जब मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ शुरू की तब भी डेवलपिंग नेशन में था। तो द पॉइंट ये था कि आखिर कब तक हम बार बार अपने इस डेवलपिंग चीज़ों पे रहेंगे। हम क्यों नहीं डेवलप हो सकते। तो उसका एक कोर रीज़न ये था कि इंडिया इज़ अ नेशन विथ फर्स्ट क्लास पीपल एंड थर्ड क्लास गवर्नेंस। हमारी गवर्नेंस इतनी ख़राब है इस देश में। राजनीतिक वर्ग में जिस तरह के प्रायोरिटी होने चाहिए, जिस तरह के इश्यूज होने चाहिए लोगों के लिए, वो इतने मतलब डिसकनेक्टेड हैं जनता से, कि उसमें क्या होता है ना कि आप पॉलिसी ऐसी बना रही हो जो लोगों से कनेक्टेड ही नहीं है, लोगों से जुड़ी हुई नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स थे, मुझे लगता, जो मुझे फील करते थे, नहीं, यू हैव टू गो इन टू सोशल एक्टिविज्म, एटलीस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस सोशल चेंज। राजनीति उसमें कहीं भी दूर दूर तक नहीं थी, लेकिन ये था कि एक्टिविज्म करना है, कुछ तो समाज के लिए करना है। और समाज करने के लिए मतलब मे बी एक कोई प्लान नहीं था, क्योंकि हम शायद उस परिवार से नहीं आते, लेकिन ये था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो करना है, कि एक्टिविज्म के थ्रू या सोशल कंट्रीब्यूशन के थ्रू। तो वैभव जी, आप पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, मैंने सुना है। हाँ जी, हाँ जी। सो मैं बेसिकली 2011 में मेरी प्लेसमेंट हुई थी। एक ऑर्गेनाइजेशन है ओरेकल। सो उसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरी प्लेसमेंट हुई थी। उसके बाद से फिर कॉरपोरेट लाइफ है। तो मेरी मैं कॉरपोरेट लाइफ में एक इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ, एंड साइमल्टेनियसली मैं वॉलंटियर तौर पे, एक वॉलंटरली रूप में आम आदमी पार्टी में, पहले अन्ना आंदोलन एंड देन आम आदमी पार्टी में काम। तो आप अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को और पॉलिटिकल को मतलब कैसे मैनेज कर पाते हैं, कैसे बैलेंस होता है? एक्चुअली है क्या ना, मैं आपको बताऊं कि ये बड़ा इजी रीज़न रहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास समस्या नहीं है कि हम कैसे मतलब कि हम दूसरी चीज़ों में अपना टाइम इंगेज करें, वो करें। हमारे पास बहुत रीज़न होता है। नमस्कार सर, नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार। क्या हाल सर? बढ़िया, चलिए, घर पे सब ठीक ठाक? तो होता क्या है कि हमारे पास टाइम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम मूवीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं, हम पार्टीज़ के लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एक्टिविज़्म या सोशल कंट्रीब्यूशन है, वो भी एक चीज़ है जिसमें आपको अपना रोल प्ले करना चाहिए, और वो टाइम आप यूज़ कर सकते हैं अपने सोशल
कंट्रीब्यूशन के लिए, सोशल पार्ट के लिए, सोशल चीज़ों की एक्टिविटी करने के लिए। ओके, पर पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की कमी तो है नहीं, तो आपने आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना? सो देखिए, ये बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस था। हमें नहीं पता था आम आदमी पार्टी बनने वाली है। हमें नहीं पता था कि इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन कभी भविष्य में बनेगी। मेरे पूरे ख़ानदान में कभी किसी ने ना मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा है स्कूल में। सो मतलब हम लोग बड़े वैसे मतलब हमें बहुत शुरू से सिखाया कि राजनीतिक वर्ग बहुत गलत वर्ग है। राजनीति में नहीं जाना चाहिए। अपना काम करो ना, नौकरी करो, वही 9 to 5 की जॉब करो। एट द एंड ऑफ द मंथ आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी। अपने परिवार के साथ, बीवी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ खुश रहो। लेकिन जब ये अन्ना आंदोलन शुरू हुआ तो अन्ना आंदोलन हैज़ ट्रिगर्ड मी कि ऐसे मतलब कब तक हम बर्दाश्त करेंगे इस सिस्टम को। और उस सिस्टम जब अपने आप मैं अन्ना आंदोलन में लाइक वी हैव पार्टिसिपेटेड, पहली बार जब 3 दिन के लिए अन्ना अनशन पे बैठे थे जंतर मंतर पे, तो मुझे भी एक जिम्मेदारी दी गई थी। मैं कॉपी और पेन लेके रजिस्टर में ना लोगों के डिटेल लिखता था कि आपके नाम नंबर क्या हैं, आप कब से हैं, मतलब कब कितना टाइम दे सकते हैं। तो वो मैं इस तरह से उनके साथ लिखता था। तो इसी तरह फिर स्लोली आम आदमी पार्टी बन गई। नमस्कार सर। उसके बाद आम आदमी पार्टी बन गई और आम आदमी पार्टी से फिर एसोसिएशन वैसे ही जुड़ गया। तो ये बड़ा ऑर्गेनिक प्रोसेस था। बड़े अच्छे विचार हैं सर आपके। तो ये तो था। इसी तरह से राजनीतिक परिवर्तन में अपनी भूमिका निभाने के लिए हम भी निकल पड़े। उसके बाद सामाजिक से राजनीतिक हो गई। तो रिजू जी, आपको आइए यहाँ पे अपने राम जी समोसे वाले के यहाँ चलते हैं। हमारे बड़े फेमस हैं, बचपन से हम खाते आ रहे हैं। वैरायटी समोसे और कई तरह के समोसे मिलते हैं यहाँ पे। आपने शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो आप ये बताइए कि ऐसी कौन सी योगदान था जो आपने अपने दम पे दिया? देखिए, जब मैंने इस पार्टी में काम करना शुरू किया तो पार्टी की 2 प्रमुख चीज़ें थी जिसने हमें आज तक इस पार्टी से जोड़े हुए रखा है। और वो जो 2 पिलर्स हैं हमारे, वो इमोशनल कनेक्ट हैं, जो कि है एजुकेशन और हेल्थ केयर। पर्टिकुलरली एजुकेशन मेरे दिल के हमेशा से करीब था। सो हम जब देखते थे कि मतलब प्राइवेट, मैंने खुद भी प्राइवेट स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन गवर्नमेंट का ये बेसिक काम है कि हेल्थ केयर और एजुकेशन गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप किसी भी डेवलप स्टेट को उठा के देख लीजिए। हम बाकी डेवलप स्टेट्स की बात करते हैं, उनके और सारे कल्चर्स को फॉलो करते हैं। अब ये फॉर एग्जांपल फिनलैंड का एजुकेशन मॉडल आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से सीखने की ज़रूरत है। वहाँ पे गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम के अलावा कोई बात ही नहीं करता है। प्राइवेट है वहाँ पे प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम, लेकिन बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है जिस पे काम करते हैं। सो ये एजुकेशन सिस्टम हम दिल्ली में कैसे स्थापित कर सकें, ये विज़न था हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर थे 2015 में, मनीष सिसोदिया जी, और मैम अतिशी मैम उनकी एडवाइज़र थी। सो मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया, आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस टीम, एजुकेशन टीम। तो उन्होंने मुझे मौका दिया। आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे मौका दिया। और फिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, मिशन बुनियाद और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स थे, देशभक्ति करिकुलम, जिसमें मैम के और सर के नेतृत्व में हमें मौका मिला कि हम उसमें काम कर सकें, अपना योगदान दे सकें। सो राइट फ्रॉम पॉलिसी डिज़ाइन टू इम्प्लीमेंटेशन, कई सारे स्ट्रेस पे हमने अपना योगदान दिया और कई सारे चीज़ों को हमने, और शायद उसके नतीजे हैं कि शायद लोग, दिल्ली के लोग, कम से कम गवर्नमेंट स्कूल की जहाँ तक बात आते हैं, उन्हें पता है, दिल्ली का देश को भी पता है कि अगर एजुकेशन में कहीं काम हुआ है तो वो हुआ है दिल्ली में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। एकमात्र दिल्ली सरकार है जो अपना 1/4 बजट एजुकेशन सिस्टम पर गवर्नमेंट स्कूलों पर खर्च करती है। सो जहाँ हमारी केंद्र सरकार और सी सरकारें 2-3% अपनी जीडीपी का एजुकेशन पे खर्च करती है, वहाँ पे एकमात्र दिल्ली सरकार है जो 25% से ज़्यादा अपना बजट एजुकेशन सिस्टम पे खर्च करती है। तो ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं आगे बढ़ने के लिए। किसी भी काम करने में चुनौतियाँ बहुत आती है, मतलब कोई भी काम सफल हो उसमें चुनौतियाँ बहुत आती है, तो आपने ऐसी कौन सी चुनौतियों का सामना किया है? देखिए, मुझे लगता है ना कि किसी भी सरकार के लिए पॉलिसी डिज़ाइन करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। कई सारी एनजीओज़ हैं, कई सारी एसोसिएशंस हैं, कई सारे एजुकेशनिस्ट हैं जो सरकारों के साथ काम करते हैं और विभिन्न सरकारों के साथ काम करते हैं, नई सारी पॉलिसियाँ बनाते हैं। हमारे साथ भी यही था। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो उस पॉलिसी का जो डिज़ाइन हुई है उसका इम्प्लीमेंटेशन का।
हमारे साथ भी वो चैलेंज था कि कैसे इम्प्लीमेंट करें, कि सचिवालय में बैठ के पॉलिसी बन जाती है लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करें। तभी ये कॉन्सेप्ट हमने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति, जो शिक्षा के अधिनियम 2009 कानून के अंतर्गत प्रावधान है उसका, उसको हमने देखा कि इसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रावधान था, लेकिन शायद किसी सरकारों ने इस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, क्योंकि माता पिता या को क्यों किसी पॉलिसी डिज़ाइन करने में, इम्प्लीमेंटेशन में उनको उनकी सहभागिता दिखाना। एक्चुअली ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। हमारे संविधान में इसका वर्णन है। ये बहुत ही बेहतरीन कानून के शिक्षा के अधिनियम के तहत बहुत बेहतरीन का दिन है। नमस्कार जी, नमस्कार, क्या हाल? बढ़िया बढ़िया। बढ़िया जी। पिशु जी, वो जो आप स्कूल वाला काम कराएं बहुत बढ़िया करवाएं। अरे थैंक यू जी। जी, ठीक है। तो मतलब एडमिशन क्लासेस ज्वाइन कर लिए ना? हाँ। एडमिशन है, ठीक है ठीक है। नहीं बढ़िया, आई थिंक शकरपुर का ही स्कूल है, तो बढ़िया है। अगर कोई इशू आएगा आप दोबारा बताइएगा, ठीक है? पानी है सेफ, ओके। सो तो ये स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। मतलब माता पिता इन्वॉल्व हैं, सरकार इन्वॉल्व है, लोकल रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व हैं, और मतलब तो प्रिंसिपल इन्वॉल्व है, टीचर्स इन्वॉल्व हैं। तो ये 16 लोगों की एक कमेटी होती है जो इस जितनी भी हमने अपने दफ्तरों में, सचिवालयों में या फिर ऑफिसर्स में पॉलिसी बनाई है, जो इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट था हमारा, वो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए से हल हो गया, क्योंकि अब सरकार का पैसा एक्चुअली स्कूलों में, क्लासरूम्स में लग रहा था, और वो सही रिपोर्ट मनीष सिसोदिया जी तक पहुंच पा रही थी। उन्होंने एक, बल्कि उनका, मनीष सर का एक फेमस कोट था, उन्होंने कहा, मैं एकमात्र शिक्षा मंत्री हूँ जिसके 16,000 कान और आँख हैं। उनका जिक्र था 16,000 स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य हैं, जो 1055 सरकारी स्कूल हैं हमारे पास इस समय लगभग काम कर रहे हैं उसमें। तो ये इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट, ये चैलेंज था जो हमने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी से हल किया। और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं एक मशहूर टपरी पे, जो चाय की टपरी। तो आपने जगह तो बड़ी अच्छी चुनी। हम चाहते हैं आप हमारी लक्ष्मी नगर की चाय भी ज़रूर उसका स्वाद उठाएं। ओके, तो आपने आम आदमी पार्टी की अपनी जर्नी पे एक किताब लिखी है, तो आप उसके बारे में बताइएगा। एक्चुअली ना, बाय एंड लार्ज अगर देखें ना, ये मेरी जर्नी नहीं है। मतलब देखिए, आम आदमी पार्टी को 10-11 साल की जर्नी में, आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी है। 2 राज्यों में हमारी सरकार है, 2 राज्यों में हमारे विधायक हैं, 10 से ज़्यादा हमारे सांसद हैं, अब तो 3 और 13 सांसद हैं हमारे। सो ये एक करिश्मा है। देखिए, भगवान का आशीर्वाद जिसे कहते हैं ना, अगर नहीं होता तो शायद ये पॉसिबल नहीं था। कि अगर हम हिस्ट्री देखें, किन लोगों ने आम आदमी पार्टी खड़ी की। आम आदमी पार्टी एकमात्र पार्टी जिसने एक, मतलब लोगों से हाथ जोड़ के, चंदा मांग के अपनी पार्टी का गठन किया, और उसी चंदे से चुनाव लड़ रहे हैं। आज भी हम उसी चंदे से चुनाव लड़ते हैं। आम आदमी पार्टी की जो जर्नी रही है सो फॉर, ये केवल मेरी जर्नी नहीं है। इस तरह के लाखों वॉलेंटियर्स हैं जिन्होंने आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी बनाया है। तो उन हाउ दिस आम आदमी पार्टी, मतलब आम आदमी पार्टी का क्या ऐसा यूनिक मॉडल है जो कि उनको बाकी ट्रेडिशनल पार्टी से डिफ्रेंशिएट करता है। तो इसी मुद्दे पर आम आदमी पार्टी, हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल सर? घर परिवार में बढ़िया। तो आम आदमी पार्टी का जो कैसा यूनिक मॉडल है जो उनको बाकी पार्टियों से अलग करता है, उसी मुद्दे पर ये किताब लिखी गई है। क्योंकि देखिए, हम सब ऐसे लोग हैं जिन्होंने राजनीति ज्वाइन की है एक चेंज के लिए। हम सब पेशेवर लोग हैं, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, किसी का बिजनेस है, किसी की चाय की टपरी है, किसी का सब्जी का बिजनेस है, कोई ठेला लगाता है, कोई कॉर्पोरेट में जॉब करता है। तो इसमें सारे डायमेंशन के लोग, हर वर्ग के, हर समाज के, हर जाति, हर धर्म के लोग हैं। उन लोगों ने, तो हम लोगों के लिए प्रोफेशन नहीं आम आदमी पार्टी। तो इसी कैसे, हाउ दिस फिट्स, और आम आदमी पार्टी का जो ये मॉडल है कि किस तरह से एक आदमी अपने प्रोफेशन और पैशन को कंटिन्यू कर सकता है, इसी के ऊपर ये जर्नी है। उन लाखों वॉलेंटियर्स को समर्पित, उन वॉलेंटियर्स से प्रेरित होकर
हमने किताब लिखी है, जल्दी आपके बीच में होगी उसके ऊपर। तो ये किताब आने कब वाली है? देखिए भगवान का आशीर्वाद तो जल्दी मिलेगी, एक आध महीने में ही लॉन्च करेंगे उसको। आप लक्ष्मी नगर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है यहाँ कौन से मुद्दे हैं जिस पे काम किया जा सकता है? देखिए हमने अभी यहाँ पे लगभग आधे 1 किलोमीटर का स्ट्रेच हमने कवर किया। मुझे लगता है आपने उस आधे 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में ही देख लिया होगा खुद कि लक्ष्मी नगर के क्या इश्यूज़ हैं। यहाँ पर जो तारों का जंजाल है, हर समय यहाँ पर कभी भी कोई मिसहैपनिंग होने की संभावना बनी रहती है। तो इस कदर तारों का यहाँ जंजाल है कि लोग यहाँ से परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आप यहाँ पे थोड़ी सी बारिश हुई है, आप नालियों की हालत देख लीजिए, नालियाँ भरी हुई हैं, साफ़ सफाई का पुख्ता कोई इंतज़ाम नहीं है। इवन यहाँ पर पार्किंग का एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब यहाँ आप लक्ष्मी नगर आप विकास मार्ग से आएँ या फिर यहाँ पर मदर डेयरी वाले इस फ्लाईओवर के पहले आएँ, कोई भी आप इलाके में चले जाएँ, कहीं से भी चले जाएँ, आपको हर जगह एक इशू प्रोमिनेंट दिखेगी कि यहाँ पर पार्किंग का इशू है। इवन स्पेसेस, जो इतनी स्पेसेस का जो क्रंच है वो तो क्या लक्ष्मी नगर पूरी दिल्ली में है, तो ग्रीनरी का इशू है। तो इस तरह के ये मल्टीपल चैलेंजेस हैं, मल्टीपल इशू हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी का कोई विधायक लक्ष्मी नगर में नहीं है, हम बस कुछ मार्जिन से रह गए थे इस सीट को जीतने से, तो इसलिए शायद लक्ष्मी नगर की दुर्गति ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर लोगों को भी नहीं पता है किससे अप्रोच करें, एमएलए साहब से मिलने का पता किसी को नहीं है। तो इसलिए इसे ये प्रोमिनेंट इश्यूज़ हैं, पार्किंग है, तारों का जंजाल है, ग्रीनरी का जो मतलब ग्रीनरी की कोई जगह नहीं है यहाँ पर, ग्रीन स्पेसेस की, और जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी या दिल्ली सरकार की तरफ से जो योजनाएं होती हैं या जो फंड दिया जाता है उसका भी उचित यूटिलाइजेशन नहीं है, जो कि इवन सड़क सीवर जैसी बेसिक चीज़ें भी विधायक जी नहीं करवा पाते हैं। तो ये इश्यूज़ हैं जो हम सब लक्ष्मी नगर के वासी इससे ग्रसित हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि जो युवा आना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यूथ और वुमेन, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी बनाने में। बिकॉज मुझे याद है 2013 के इलेक्शंस में बहुत जगह ये बात होती थी कि पुरुष बोलते थे नहीं बीजेपी को वोट देना है या इस कांग्रेस को वोट देना है फलाने, लेकिन औरतों को पता था कि केजरीवाल आएगा तो हमारा किचन का बजट तो मेंटेन हो जाएगा। तो औरतों ने हाँ 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 करके, उन्हें पता था कि झाड़ू पे वोट देनी है। तो औरतों का ये बहुत प्रोमिनेंट रोल है। यूथ से हमेशा क्या होता है ना, छोटी छोटी बातों पे डिसोरिएंट हो जाता है। तो मेरा यूथ से ना निवेदन है कि राजनीति बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है, बहुत पवित्र प्रोफेशन है, लेकिन उसको कैटेगरिकली इस प्रोफेशन को बदनाम किया गया है। और अगर बदनाम किया गया है तो मुझे लगता है इस देश के युवा वर्ग की, यूथ की ही जिम्मेदारी है कि वो वापस आए, इस राजनीति में इंटरेस्ट लें और इसका पार्ट बन के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनना हो या फिर पॉलिसी मेकिंग में हो, जो भी फील्ड आप चूज करें। लेकिन आप राजनीति से भाग नहीं सकते, क्योंकि इस आपके घर का बजट, सुई से लेकर तलवार तक की चीज़ें राजनीति डिसाइड करती है। आपके किचन का बजट कितना होता है ये राजनीति डिसाइड करती है। तो आप राजनीति के सब्जेक्ट से भाग नहीं सकते। सो यूथ और युवा से मेरा यही निवेदन है कि राजनीति में इंटरेस्ट लें, राजनीति में आएँ और अपना योगदान दें। जो भी आपको आइडियोलॉजी पसंद उससे उसको ज्वाइन करें, लेकिन हम तो ज़रूर करेंगे। हम आम आदमी की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, तो हमें ज्वाइन करें। हम आप और हम मिलकर, साथ मिलकर एक अच्छा भारत, एक अच्छी दिल्ली बनाते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आपने देखा कैसे इन्होंने लक्ष्मी नगर की सारी समस्याओं से हमें अवगत कराया। और आप देखते रहिए DNP इंडिया। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही।